ये नजर आ रहा है लोगों को? क्वेश्चन नंबर 38 ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 पे क्वेश्चन कैंसिल्ड है, वन मार्क अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट, ये मैं आपसे कह रहा था सब। और क्वेश्चन नंबर 38 यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा वो क्वेश्चन नंबर। तो मेरा ख्याल है अब क्लियर हो गया आप लोगों को जो मैं आपसे उस दिन कह रहा था। और ये गलती पता है, ये गलती, इस गलती से किसी ने कोई चीज सीखी है, किसी के जहन में कोई बात आई है कि आखिर ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? क्या आप में से कोई इसको गैस कर सके? एक अहम बात आपसे शेयर करनी है इसके अंदर मैंने आपसे, ऐसी गलती होने की वजह क्या बनी? सर यहाँ पे ग्राम्स बताए नहीं है कि कितने ग्राम्स है, ये गलती है इनकी। क्यों? ग्राम मोल लिखा तो है, ग्राम मोल का क्या मतलब होता है? ग्राम मोल का क्या मतलब है? ग्राम मोल 1 ग्राम पर। यस, वन मोल, ग्राम मोल। सर इसके अंदर आंसर ही नहीं गिवन, जो हमारे पास आंसर है 22.4 डीएम क्यूब वाला, आंसर ही नहीं दिया हुआ इसमें। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, इस गलती की वजह क्या बनी? क्या ये जिसने बनाया था उसने गौर से देखा नहीं था गैस को? आप लोगों के पास अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक्स हैं? यस सर। तो सेकेंड ईयर बुक में आप पेज नंबर 12 ये नजर आ जाएगा आप लोगों को साफ? यस सर। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं? आंसर क्या लिखा हुआ है? 22.4 लीटर। ये आंसर है ना? आंसर देखा तो वो ये समझा जो छाप रहा था, गौर से सुनो मेरी बात, जो क्वेश्चन छाप रहा था वो समझा ये लिखा हुआ आंसर फाइनल। हालांकि ये कन्वर्जन फैक्टर दिया 1, नजर आ रहा है? यस सर। 1 क्यूबिक मीटर में ये कन्वर्जन फैक्टर था, इतना होता है। ये आपकी एग्जाम्पल है नंबर 12 पे, एग्जैक्ट छापी हुई उसने, उसको आंसर ये छापना था, छाप दिया ये देखो यहां पर स्क्रीन शेयर की ना, ये नजर आ रहा है 1 एक्सपोनेंट 3। अब आपको क्या समझ में आया है? ये जो आपको जो तैयारी करनी है, एक और चीज क्या जहन में रखनी चाहिए अब आपको? सॉल्व एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हमारी बुक के, ये समझ आ रही मेरी बात? ये वो चीजें हैं जो कि कुछ आ जाते हैं क्वेश्चंस बन के इस तरीके से। तो अगर आपको उन तमाम एग्जाम्पल्स को, तमाम क्वेश्चन को, दूसरा मैं भी आपको बुक के न्यूमेरिकल इवन आपने किए थे, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको बुक के न्यूमेरिकल करवाए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये न्यूमेरिकल बाजू का क्वेश्चन बना के वो दे देता है। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट की बात है, जैसे 22.4 कॉन्सेप्ट की बात है कि 1 मोल में होता है, लेकिन हमारी बुक ने इस कॉन्सेप्ट को देने के बजाय हमारी बुक वाले ने इसका न्यूमेरिकल बनाकर दे दिया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आज आप जहां पर भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर यह बात भी लिख लीजिए कि आपको बुक की सॉल्व एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल और वो एग्जाम्पल जो कि कोई एक थ्योरी का पॉइंट बन सकता है, उनको तो स्पेशली रट लेना है। इस तरह का एक न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें था हमारी बुक का 11.1 का बी पार्ट है न्यूमेरिकल का, जिसमें वो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम टेम्परेचर देते हैं? तो आंसर क्या था? -40। यस, ये भी आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं वो एग्जाम के अंदर, आपने कई दफा देखा है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेम वैल्यू। तो दिस इज इनफैक्ट ए न्यूमेरिकल व्हिच इज बेसिकली रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, योर थ्योरी है, उसमें वो डायरेक्टली थ्योरी में उसने पूछ लिया, क्योंकि दिस आंसर कैन नेवर बी चेंज। 22.4 कैन नेवर बी चेंज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। ओके, तो इस वजह से उसने इस तरीके से बना के दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मेरे ख्याल में मैंने आपसे बात कर ली थी, उसमें वर्क वगैरह के बारे में डिस्कशन हमने की थी और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था। आज हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्पेशल केसेस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला स्पेशल केस है उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोबैरिक हमारे पास कौन सा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है? आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, आइसो मींस कांस्टेंट, ठीक है।
तो आइसोबैरिक जिस तरह बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर कौन सी डिवाइस है? प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस है। ए डिवाइस which is used to measure the pressure is known as barometer. तो isobaric, baric is for the pressure. ये लफ्ज याद इसलिए मैं इसको आपको मिला के बता रहा हूं कि एग्जाम में बाजू का यही मिलते जुलते लफ्ज तुम्हें किसी एमसीक्यू का हिंट भी दे सकते हैं। ओके, सो प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस को हम कहते हैं बैरोमीटर। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर। आइसो का मतलब है कांस्टेंट और बैरिक का मतलब है प्रेशर। ये कैसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर एज वी नो के डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U के ये है हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे को फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। एक तो आपको हर प्रोसेस के लिए वर्क पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए याद रखिएगा, और आइसोबैरिक जो वर्क डन है हमारे पास उसकी इक्वेशन है P डेल्टा V। तो यही वैलिड है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था तो हमने कांस्टेंट प्रेशर लिखा था। या इसको मजीद अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं P और डेल्टा V को V2 माइनस V1। तो ये आपको याद रखना है कि दिस वर्क डन P V2 माइनस V1 या P into डेल्टा V इज द वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसी इक्वेशन को अगर हम यहां यूज कर लें तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W मिलेगा P into V2 माइनस V1 और प्लस डेल्टा U। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर हमारा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं क्लास कि हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपको पता है प्रेशर ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं? वॉल्यूम की वैल्यू ले रहे हैं। सो हमें कांस्टेंट प्रेशर बनाना है। अगर ये मेरे पास पॉइंट A है where the pressure is P1, volume is V1 and the temperature is T1, तीनों वैल्यू लिखिएगा। So in order to keep the pressure constant, this line should be a horizontal line. ओके, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनानी है। और ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट बी जहां प्रेशर स्टिल P1, वॉल्यूम मेरे पास V2 और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। इन वैल्यू से मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा हूं, टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू पहले भी P1 थी और प्रेशर की वैल्यू अभी भी क्या है? P1 है। तो प्रेशर रिमेन्स द सेम। वॉल्यूम पहले यहाँ पे V1 था, अब वॉल्यूम यहां पर क्या हो चुका है? V2 हो चुका है। सो वॉल्यूम इज चेंजिंग बट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनेगा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है? तो आप हमेशा कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, तो आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा Q फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा W प्लस डेल्टा U, और वर्क के बारे में हम जानते हैं कि वर्क किसके बराबर है? P into डेल्टा V। तो एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम में चेंज कितना आया? कोई भी नहीं आया। राइट, ये बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में। मतलब जो हमारा जो सिलेंडर है उसमें जो पिस्टन लगा हुआ है वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो कहीं नहीं जा रहा। ओके, सो अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे पुट करूं तो हमारे पास वर्क कितना देगा? 0, क्योंकि प्रेशर तो है। वॉल्यूम कितना है? चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय P तो 0। ये पुट करूंगा मैं यहाँ पर तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास बन गया 0 प्लस डेल्टा U। तो डेल्टा Q किसके बराबर हुआ? डेल्टा U। राइट, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, डेल्टा Q तो वो हीट है जो कि मैं सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर मेरे पास एक सिलेंडर है तो सिलेंडर को जो मैं हीट दे रहा हूं वो हीट है डेल्टा Q, और इसका जो पिस्टन है उसको जो मैंने फिक्स कर दिया है तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो पहले था वही है, तो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो गई? डेल्टा U में। तो इसको अगर हम वर्डिंग्स में कहना चाहें तो इसको हम कहेंगे
all the provided heat will become the internal energy of the system. Now what is internal energy? या internal energy किसमें contribute करती है? मैंने आपको बताया था टेम्परेचर में लास्ट टाइम. उसका मतलब ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर all the provided heat will become या will contribute to increase the temperature of the system. The temperature of the system increases. तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? उसका साइंटिफिक रीजन भी यही है कि प्रेशर कुकर के अंदर उसका जो कैप होता है, ढकना होता है, वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है. ठीक है, अगर किसी ने देखा हो तो वॉल्यूम फिक्स है. सो ऑल द प्रोवाइडेड हीट विल बिकम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इंक्रीजेस द टेंपरेचर एंड इंक्रीजिंग टेंपरेचर विल क्विकली कुक योर फूड. सो दिस इज द रीजन कि प्रेशर कुकर कुक करता है फूड को जल्दी. ये बात समझ में आ गई? तो अगर किसी एमसीक्यू में हम आपसे कहें कि जी all the provided heat become the temperature will contribute to increase the temperature, then what is this process? So आप बोलेंगे this is isochloric process. All the heat contributing to temperature related to internal energy, which means कि all heat is contributing to your internal energy. और internal energy के साथ जो है वो ये इक्वेशन. तो इसको अगर हम वर्डिंग्स में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कि all heat converted to internal energy. ओके, और इससे फायदा क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीजेस. टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा. मेरा ख्याल है आसान सी बात है, समझ में आ रही है. अगर हम इसका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हमारे पास कुछ इस किस्म की बात है कि फर्ज करें ये मेरे पास पॉइंट ए है जहां प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. In order to keep your volume constant, so this line should be a straight vertical line. So we reach to the another point, which is point B, where pressure is P2, but the volume remains the same, which is V1, and temperature also changes. Temperature changes. It becomes T2. So in order to keep your volume constant, this is a straight but vertical line. So pressure volume graph के ऊपर straight vertical line, isochloric process, pressure volume graph के ऊपर straight horizontal line, isobaric process. सर ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो बी पॉइंट पे भी V1 ही रहेगा. yes. ये देखें ना V1 ये कुछ और ये कॉमा लगाया हुआ मैंने कॉमा. नहीं सर वो तो मैं समझ गई. V1 वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? ये एरो. तो यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या होगा? यही एरो. यहाँ प्रेशर क्या है? ये रहा. अब प्रेशर चेंज होकर यहाँ चला गया. प्रेशर इज चेंजिंग. तो अगर ये तुम्हें वैल्यूज याद रहेंगे ना, ये वैल्यूज, तो तुम बहुत सारी चीजों के जवाब दे दोगे. ठीक है, मिसाल अगर प्रेशर चेंज होगा तुम्हारे जहन में ये होना चाहिए कि जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से प्रेशर चेंज हो रहा था, बोलोगे यस प्रेशर चेंज होगा. टेम्परेचर चेंज होगा, बोलोगे यार टेम्परेचर भी सर ने चेंज कर रखा है. बोलोगे यस टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट. आइसोथर्मल, आइसो का मतलब है कांस्टेंट, तो थर्मल का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर. अच्छा मुझे बताओ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर में जो चेंज है वो कितना है? 0. बी केयरफुल, द चेंज इन टेम्परेचर इज 0. आई एम नॉट सेइंग कि टेम्परेचर इज 0. बी केयरफुल. मैं कह रहा हूं जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर बाद में भी रहा. मतलब टेम्परेचर में तब्दीली नहीं है, बट टेम्परेचर है. ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टेम्परेचर को आप रिलेट कर दीजिए किससे? इंटरनल एनर्जी से. इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा T 0 का मतलब है टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट. नो चेंज इन टेम्परेचर मींस नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो इट इज आल्सो 0. तो अब अगर मैं कहूं डेल्टा W की मैं बात करूं वर्क डन की, तो वो हम जानते हैं कि वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है? P डेल्टा V के बराबर होता है हमारे पास. ओके, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U. तो डेल्टा Q इज इक्वल टू, अब ये सारा तो क्या हो गया? 0. तो डेल्टा W. अब इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब है सारी की सारी हीट सिस्टम के किसमें कंट्रीब्यूट करी? वर्क में. अच्छा अब मैं आपको एक खास बात बताऊं, ऐसा नहीं होता. ये आइडियल प्रोसेस है. मतलब यहाँ एफिशिएंसी कितनी हो गई? 100%. मींस व्हाटएवर यू आर प्रोवाइडिंग टू योर सिस्टम
your system is converting it into work. This is impossible from the Kelvin statement, from the second law of thermodynamics. वहां पर हम इसके बारे में मजीद बात कर लेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस याद रखिएगा एक आइडियल प्रोसेस, दिस इज एन आइडियल प्रोसेस, ओके। ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल इस वक्त चूंकि हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, so you should keep in your mind कि all the provided heat will become the work done. So 100% efficient system. Why it is impossible? वो तो हम जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताएंगे तो फिर बताएंगे कि इम्पॉसिबल क्यों है, सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं होती, या हमें केल्विन साहब ने बताया था और फुल टाइम नहीं ये। अच्छा, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये मेरे ख्याल बात समझ में आ रही है, ऑल हीट बिकम वर्क डन, मेरी आपकी समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, अब अगर हम इसका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं, तो ये प्रेशर है और ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम। तो ये है मेरे पास, अच्छा मुझे यहाँ पर एक बात और करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट ए है जहां प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, ओके। और मैं अपने सिस्टम को यहां लाना चाहता हूं। तो एक बात तो ये है कि जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जी कौन सा प्रोसेस है, हमारे पास एक प्रोसेस है आइसोबैरिक, एक है आइसोकोरिक। अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी तो कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आएगी तो कौन सा हुआ, आइसोकोरिक। अगर मैं अपनी लाइन को ऐसे मूव कराता हूं, यानी इस पॉइंट को मैं ऐसे मूव कराता हूं, तो ये तो बन गया आइसोबैरिक। ऐसे मूव कराता हूं तो ये हो गया आइसोकोरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक के अंदर जो है वो मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो मैं ऐसे मूव करा सकता हूं, मैं ऐसे मूव करा सकता हूं, क्योंकि दिस टाइम प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो ना मैं ऐसे जाऊंगा ना मैं ऐसे जाऊंगा, बल्कि मैं यहां से इस कर्व के ऊपर आ जाऊंगा। सो क्वेश्चन कि why in isothermal process the pressure volume graph is a curve? The answer is because के temperature, because के pressure and volume both are changing, so neither we can move horizontally nor move vertically. We have to move in a curved path in order to change the pressure and volume. So this is the reason. So अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहां से यहां पे ऐसे मूव करवाना है। So this should be the point B, जहां प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T1 है। टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर T1 रहेगा, ओके। इस ग्राफ का नाम है, इस ग्राफ का नाम है आइसोथर्म। क्या मतलब हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ का नाम होता है आइसोथर्म, ठीक है। ये याद रखना है आपने बात। अच्छा, वर्क डन की मैंने बात कर ली, वर्क डन हमारे पास इसी तरीके से ही रहेगा। अच्छा, एक चीज की और बात कर लो, और वो है इसका स्लोप, ठीक है। इसके स्लोप की बात करूं तो इसका जो है ना स्लोप जो है वो स्लो है, यानी स्लो स्टीपिंग है, इसकी स्लो स्टीपिंग है। क्या मतलब है कि ग्रेजुअली कम हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम ये चाहते हैं कि जितनी हीट हम दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट, वर्क में कन्वर्ट हो जाए, तो करवाएं कैसे इस प्रोसेस को, ये मैं कहना चाहूँ प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली इसको करवाने का जो प्रोसेस है वो ऐसे है, हमारे पास आई हैव 10 मिनट्स रिमेनिंग। वर्चुअली सॉरी प्रैक्टिकली इसको करवाने का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है कि जो हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है उसको हमने क्या करना है, जितनी हीट दे रहे हैं थोड़ा सा मूव कराए, हीट दिया मूव कराए, हीट दिया मूव कराए। If you move the piston quickly, isothermal process नहीं होता। In order to make the process isothermal, during providing heat to your system, okay, you must move your piston very slowly. If the piston is moving very slowly, all the provided heat will become the work done. There will be no chance for the heat to contribute in the pressure or contribute, or there will be no chance क्योंकि piston move कर रहा है, तो वॉल्यूम किसी इंटरवल पर कांस्टेंट हो सकता है। So isothermal process करवाने का तरीका ये है कि move your piston very slowly, okay? तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं कि isothermal process के लिए move piston very slowly, okay? इंतहाई आहिस्ते से हमने मूव करना है, किसको, अपने पिस्टन को मूव करवाना है। मेरे ख्याल बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के।
नेक्स्ट जो है हमारे पास उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको मतलब आपको पता है बायोलॉजी वाले हो, जिस तरह आप कहते हो जेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, तो ए मींस नॉट आमतौर पे इंग्लिश में, तो ए का मतलब जो है वो है हमारे पास नॉट, और डाया का मतलब होता है थ्रू। तो हम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो कोई हीट सिस्टम से बाहर जाए और ना कोई हीट सिस्टम के अंदर आए। ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसको आमतौर पर ऐसे भी कहते हैं, नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम। ना तो कोई हीट सिस्टम में आए और ना सिस्टम से जाए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर हम इक्वेशन में बोलना चाहें, इसका मतलब ये हुआ कि हीट में चेंज जीरो, नो चेंज इन हीट। जो हीट पहले थी वही हीट बाद में, सो नो चेंज इन हीट। दिस इज ए डायाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, अच्छा, आइडिया चले थोड़ी सी पहले आगे और बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन जो है, वर्क डन उसकी जरा खास बात यह है कि वर्क डन जो होता है ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड के लिहाज से याद होना चाहिए। जो वर्क है हमारे पास वो आमतौर पे होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैंने चेंज इन वॉल्यूम नहीं लिखा, चेंज इन वॉल्यूम है ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं जो बात बताया जा रहा हूं पीवी, इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम कहते हैं गैमा। ठीक है, पीवी और वी के ऊपर पावर है गैमा। ये गैमा बेसिकली क्या है? गैमा, ये गैमा जो है ये सीपी अपॉन सीवी की रेशो है। अब मेरा ख्याल है अगर आपने पिछली क्लासेस का रिपीट किया है तो आपकी समझ में आ रहा होगा ये सब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर आपको याद हो तो मैं मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। उनकी रेशियो को मैंने वहां बताया था गैमा है, और मैंने कहा था इनकी वैल्यूज को याद भी कर लीजिएगा, मोनो की भी, डाई की भी और पॉलीएटॉमिक की भी। तो ये गैमा तो वही है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो है। ये किस पर आ रही है? ये इस वॉल्यूम के ऊपर आ रही है। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि गैमा की जो रेंज है वो 1.1 से लेकर 1.8 तक है। आप वहां चेक कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ी वैल्यू है और पावर बन रही है वॉल्यूम की। तो वो जो इसका जो ग्राफ जब हम बनाते हैं, इसका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो ये अगर मेरे पास पॉइंट ए है वेयर प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज T1, तो ये यहां से मैं बी पॉइंट पे गया जहां प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, T1, T2, टेम्परेचर इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग। ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है यानी जो उसकी स्टीपनेस है वो क्विक है, वो तेजी से चेंज होने वाला है। ये जो पॉइंट है यहां पर याद रखिएगा, जो इसका स्लोप है यानी स्लोप में लिख देता हूं इज चेंजिंग, जो स्लोप चेंज हो रहा है क्विकली, ठीक है, तेजी से चेंज हो रहा है। क्यों तेजी से चेंज हो रहा है? क्योंकि जो गैमा की वैल्यूज हैं वो 1.1 से 1.8 की तरह मतलब ग्रेटर देन 1 है। सो ये एक तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि पीवी रेज़ टू गैमा, दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हैं आपकी क्लास के अलावा जो मुझसे पूछते हैं। उस दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम तो हमारे कोर्स में नहीं है ना, तो भाई ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एडियाबैटिक प्रोसेस का दूसरा नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट कर दिया, अरे भाई दो ही तो चीजें हमारे पास, सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड का क्या मतलब है? क्या सिस्टम में खत्म हो गया? आइसोलेटेड का मतलब है नो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसी को आइसोलेटेड कहते हैं। ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो रिमेंबर, जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स है, ग्रेजुएशन लेवल अंग्रेजी की जो किताब है वो इसको एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं और इसको वो ज्यादा प्रिसाइजली डिस्कस करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से। ओके, तो ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, इस ग्राफ का नाम है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ का नाम कोई एडियाबेट भी कहता है,
ठीक है, एडियाबैटिक भी कहते हैं, एडियाबेट भी कहते हैं, BATE बेट, एडियाबेट भी कहते हैं, एडियाबैटिक भी कहते हैं। ये ग्राफ क्विकली चेंज हो रहा है, एक का स्लोप एक अगर ऐसे है तो दूसरा ऐसे क्विक है, समझ में आ रही है? मैं ऐसे बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं पॉइंट ए पर हूं और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया, किसमें चला गया, और सॉरी यहां तो रिफ्लेक्शन आ गई, ठीक है, यहां पे बात करें, अगर मैं पॉइंट ए पर मौजूद हूं और मैं पॉइंट ए से पॉइंट, अच्छा मैं आपसे ये कह रहा था उस वक्त कि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस इन दोनों के ग्राफ एक साथ बना के आपको एक बात समझाना चाह रहा था। और वो बात मैं ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को, फर्ज करें कि मैं पोजीशन ए पर हूं, मैं पोजीशन ए पर हूं और मुझे पोजीशन बी पर आना है, तो ए से बी पे जाने के लिए अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरे पास, तो ये वाला जो प्रोसेस है मेरे पास, इसको मैं कह रहा हूं कि आइसोथर्मल है, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एडियाबैटिक है, राइट? तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हम कैसे करवाएंगे, जैसे मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात की थी। आइसोथर्मल में मैंने आपसे कहा था कि आप जो हीट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उसको वर्क में कन्वर्ट होना है, तो आप बहुत स्लोली मूव करवाएंगे पिस्टन को। एडियाबैटिक में मैं इसके इनवर्स बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस करवाने के लिए आपको पिस्टन को बहुत स्पीड से बहुत क्विकली मूव करना है। सो अगर आप अपने पिस्टन को बहुत क्विकली मूव करेंगे तो अब जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा एडियाबैटिक, क्योंकि सिस्टम को इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत जल्दी मूव करवाया है कि जो हीट आप दे रहे हो किसमें कन्वर्ट हो, वर्क में कन्वर्ट हो, बल्कि वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए चूंकि डेल्टा क्यू मेरे पास 0 हो चुका है और वर्क डन मेरे पास इसके बराबर है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डेल्टा क्यू जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, दिस इज फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ये जो सॉरी डेल्टा क्यू जो है उनका कितना 0, तो दिस इज डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, अब जब मैं इस डेल्टा डब्ल्यू को क्वेश्चन इस तरह लेकर आऊंगा, दिस इज माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है जिसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये हम क्वेश्चन बनाते हैं। इसी क्वेश्चन का मतलब क्या है? बाय द वे, एक तो ये क्वेश्चन बता रही है कि जो प्रोसेस है वो है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक क्या है? एक्सपेंशन है हमारे पास। और अगर एक्सपेंशन हो रही है, अगर एक्सपेंशन हो रही है, पिस्टन मूव कर रहा है, तो पिस्टन मूव कर रहा है तो इसका मतलब वर्क कर रहा है। उस वर्क के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंटरनल एनर्जी। मतलब मैंने सिस्टम को कोई हीट नहीं दी, ये देखिए मैंने सिस्टम को कोई हीट कोई एनर्जी सिस्टम को नहीं दी। क्या सिस्टम फिर काम करेगा? अगर एक सवाल पूछा जाए कि वी आर गिविंग नो एनर्जी टू अ सिस्टम, दिस सिस्टम वर्क? द आंसर इज यस। द क्वेश्चन हाउ? If we are not providing any energy, any heat, then how does system work? The answer is by using its internal energy. Now, any work done which has been done by the internal energy is represented by a negative sign. तो नेगेटिव वर्क का मतलब ये हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी वर्क के तौर पे यूज हो रही है। अब मुझे जवाब दो, अगर इंटरनल एनर्जी को वर्क के तौर पे इस्तेमाल कर लेगा तो खुद इंटरनल एनर्जी का क्या बनेगा? क्या इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? होती रहेगी। ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी वर्क के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके राइट? तो मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि अगर वर्क हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी यूज होगी और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ है। टेम्परेचर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सवाल का जवाब है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो हम इस प्रोसेस को एक और नाम भी दे सकते हैं और वो हम कहते हैं एडियाबैटिक, नहीं इसको एडियाबैटिक नहीं कहना चाहिए, इसको हम कहते हैं बेसिकली इट इज ए कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस। और हो क्या रहा है? हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा यू वर्क, डेल्टा यू वर्क करेगा, डेल्टा यू डिक्रीजेस
डेल्टा यू की वैल्यू कम होगी, डेल्टा टी डिक्रीजेस, दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम गेट्स कूल। तो सिस्टम ठंडा होना हमारे पास क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ओके, ये मेरा ख्याल है ये सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। ओके, ठीक है जी। मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसका कर्वेचर वगैरह ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो दिस इज बेसिकली नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे हमारे पास क्या थे, स्पेशल केसेस से। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आपसे, जिसकी ऑलरेडी अगर बुक के हिसाब से बात करूं तो ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूं, और वो है हमारे पास डेरिवेशन है जो कि है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये पहले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, जहां मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था मोलर स्पेसिफिक हीट। तो और मैंने बताया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट प्रेशर पे ज्यादा होती है, वॉल्यूम पे कम होती है, बड़ी एक्सटेंसिवली हमने बात की है, ठीक है। तो ये चीज मेरा ख्याल है क्लियर होगी। अच्छा, इस डेरिवेशन को करते हुए हमने ग्राफ कुछ इस किस्म का बनाया था कि यहाँ प्रेशर था हमारे पास, यहाँ वॉल्यूम था, एक कर्व ये था और दूसरा कर्व ये था, हमारे दो कर्व, राइट, ये दो कर्व थे हमारे पास। तो हम क्या कर रहे थे, हम ये इस कर्व पे, ये दोनों क्या थे, ये दोनों आइसोथर्म थे, ये दोनों आइसोथर्म थे। एक का टेम्परेचर अगर आप T1 कह रहे हैं तो दूसरे का टेम्परेचर मुझे क्या कहना चाहिए, T2। तो इस पूरे कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पूरे कर्व के ऊपर भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं अगर यहां पर खड़ा हूं पॉइंट ए, एक आइसोथर्म पे, तो एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म पे जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते जाने के, या तो मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूं इस तरीके से, तो मैं ए से बी पॉइंट पर आ गया। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा प्रोसेस इंडिकेट करती है, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसका मतलब है टू मूव फ्रॉम वन टेम्परेचर टू अनदर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर से किसी दूसरे टेम्परेचर पे जाने का एक प्रोसेस हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छी तरह नोट कर लो जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। किसी एक आइसोथर्म से किसी दूसरे आइसोथर्म पे जाने का के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, आइसोबैरिक प्रोसेस। दूसरा तरीका ये है तो मैं स्ट्रेट अपवर्ड मूव करूं, तो इस पॉइंट को सी कहते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, आइसोबैरिक प्रोसेस को। सो द सेकंड प्रोसेस by moving from one isotherm to another isotherm, एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म पे जाने के लिए वो हमारे पास क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब मुझे ये बताइए कि पाथ ए डैश बी और पाथ हमारे पास जो दूसरा है ए डैश सी, इन दोनों में इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब मैं आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब मैं आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अच्छे तरीके से अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब भी हम किसी एक आइसोथर्म से किसी दूसरे आइसोथर्म पे जाते हैं, जाने का तरीका कोई भी हो, एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म पे जाते हुए जो इंटरनल एनर्जी अगर आइसोबैरिक प्रोसेस देगा, वही इंटरनल एनर्जी का चेंज आइसोबैरिक प्रोसेस आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। ये बात समझ में आ गई। क्या ये बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एग्री करती है? द आंसर इज यस। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जब हमने लिखा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, उसके बाद मैंने क्या लिखा था, उसके बाद मैंने लिखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो मैं आपसे पिछली वाली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि डेल्टा यू डिपेंड अपॉन ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। ये बात समझ में आ रही है। डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, यस, दे आर पाथ डिपेंडेंट। वर्क डन में एनर्जी में फर्क पड़ेगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसकी दो स्टेटमेंट है हमारे पास। एक हमारे पास कहलाती है केल्विन और दूसरी हमारे पास कहलाती है क्लॉसियस स्टेटमेंट। मैं लिख दे रहा दोनों स्टेटमेंट, आपने बहुत सारी दफा देखी होंगी, याद की होंगी, क्योंकि हमारी एप्टीट्यूड ऐसी क्लास है। तो मैं आपको डायरेक्टली वो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। देखिए केल्विन स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है। एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं
हॉट बॉडी, एक को हम कहते हैं कोल्ड बॉडी। हम ये बात जानते हैं कि नेचुरली, अच्छा, हॉट बॉडी का दूसरा नाम हमारे पास सोर्स भी होता है, और कोल्ड बॉडी का नाम सिंक भी होता है, और सराउंडिंग भी होता है, या एनवायरमेंट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके हमारे पास कोल्ड बॉडी। तो एक हमारे पास हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है। वी नो कि नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ऐसे फ्लो करती है। ये याद रखिएगा। देखिए, मैं आप बच्चों को एक सवाल पूछता हूं उनसे, मैं ये कहता हूं कि मुझे बताइए, क्या समंदर के पानी पर टरबाइन लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है? द आंसर इज नो। वरना कराची में हम बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर लेते हैं, हमारे पास तो समंदर है यहाँ पे करीब। बिजली कहां पे पैदा की जा सकती है? पानी से बिजली आप कैसे पैदा कर सकते हैं कि जब भी आप वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी जो पहली शर्त है वो शर्त ये है कि एनर्जी मस्ट फ्लो। ठीक है, तो चूंकि पानी फ्लो नहीं कर रहा समंदर का पानी, इसलिए समंदर पर टरबाइन लगाकर बिजली पैदा नहीं की जा सकती, और बहुत सारे तरीके इन्वेंट किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त पर्पसली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, जिसमें टरबाइन लगाए थे। ठीक है, अच्छा, लेकिन पानी से बिजली पैदा की जाती है, नहर पे पानी से बिजली पैदा की जाती है, डैम के जरिए पानी से बिजली पैदा की जाती है, किसी दरिया के जरिए। क्यों? क्योंकि उसमें पानी फ्लो कर रहा होता है। जब फ्लो कर रहा होता है तो फ्लो के रास्ते में आप टरबाइन लगाते हैं, तो टरबाइन इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट द फ्लो, का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाटर, घूमता है वो मैकेनिकल एनर्जी, और बिजली प्रोड्यूस करता है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है? जब पानी फ्लो कर रहा है। So we want to convert this heat into work. So the first step is to flow this heat. So when we have a hot body and cold body, जब hot and cold body होगी तो naturally heat flows from the hot body towards the cold body. जैसे heat flow करने लग जाए, यहाँ पर हम लोग एक heat engine लगा लें, तो वो heat engine हमें क्या क्या करके देगा? वर्क करके देगा। ओके, हॉट बॉडी के टेम्परेचर को अगर मैं T1 कहूं और इसकी हीट को Q1 कहूं तो कोई इशू नहीं है। कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को अगर मैं T2 कहूं और कोल्ड बॉडी की हीट को अगर मैं Q2 कहूं तो कोई इशू नहीं है। हीट इज बाय Q एंड द टेम्परेचर इज बाय T1 एंड T2 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, सो अब आप मुझे एक बात बताओ, सपोज के इसका टेम्परेचर है मेरे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है मेरे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? तो ये 70 का मतलब है हॉट बॉडी है, और 50 का मतलब है कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी, और हीट इंजन मुझे क्या करके देगा? वर्क करके मुझे देगा। अगर ये टेम्परेचर जनाब यानी 60 पे पहुंच जाए, तो मुझे बताइए स्टिल 60 का मतलब हॉट बॉडी और 50 का मतलब कोल्ड बॉडी, तो हीट फ्लो करेगी। अगर ये 55 पे पहुंच जाए तो स्टिल हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी हीट फ्लो करेगी, वर्क मिलेगा। अगर ये 51 डिग्री पे पहुंच जाए, स्टिल हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी हीट फ्लो करेगी, वर्क मिलेगा। वो बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कम होगी, वर्क उतना नहीं मिलेगा, बट वर्क मिलता रहेगा। दूसरी बात, ड्यूरिंग दिस फ्लो कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर सिंक का जो टेम्परेचर होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको जितनी मर्जी हीट दे दो वो स्टेबल रहती है। कराची में दिन के वक्त तमाम लोग खाना बनाते हैं, तो कराची का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो जाता। इस वजह से कहना चाह रहा हूं कि एनवायरनमेंट सारे टेम्परेचर को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो जो कोल्ड बॉडी है उसके टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, उसको हम स्टेबलाइज करते हैं। ओके, नाउ मुझे बताओ व्हाट विल हैपन इफ दिस टेम्परेचर रीचेस टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ बोथ टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ वर्क, नो फ्लो ऑफ हीट, नो फ्लो ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। एंड आप ऑब्वियसली मुझे ये जवाब देंगे देन देयर विल बी नो वर्क, बिल्कुल एग्री, ऐसे ही होगा। बट व्हाट विल हैपन if this temperature decreases to 49 डिग्री सेंटीग्रेड? अगर ये 49 पे आ जाए तो इसका मतलब अच्छा प्रोसेस को रिवर्स करने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये मत बोलिए यहाँ से यहाँ, ठीक है? अगर ये 49 हो जाए तो क्या कोई हीट फ्लो करेगी? नहीं। क्या कोई वर्क मिलेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये वर्क, अगर मैं ये जुमला इस्तेमाल करूं कि मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करते करते उस टेम्परेचर तक ले आऊं जो कि कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से भी कम हो। अगर मैं एक हॉट बॉडी का एक सोर्स का टेम्परेचर कम करते करते उस टेम्परेचर तक ले आऊं जो कि कोल्ड बॉडी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के
कम से कम टेम्परेचर या जो भी उसका टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर हो, क्या मुझे कोई वर्क मिलेगा? तो आप बोलेंगे कि वर्क हमें नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। आप बोलेंगे कि ये कौन सी स्टेटमेंट है? दिस इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। इस चीज को हम कौन सी स्टेटमेंट कहते हैं? केल्विन स्टेटमेंट कहते हैं। दिस इज नोन एज ए केल्विन स्टेटमेंट। क्या कहती है केल्विन स्टेटमेंट? केल्विन स्टेटमेंट कहती है कि अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करते करते उस टेम्परेचर तक ले आए जो कि कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर है, तो आपको वर्क नहीं मिल सकता, नामुमकिन है। तो इंग्लिश में स्टेटमेंट को हम ऐसे पढ़ते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क। ये नामुमकिन है कि मुसलसल काम ले सकें। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव ले सकें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी, एक बॉडी को कूल करते हुए टू ए टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक that is lower than the coldest temperature of surrounding के coldest temperature कम से कम टेम्परेचर से भी कम हो, उतना ले आए और वर्क हमें मिले, नहीं हो सकता। दिस इज नोन एज केल्विन स्टेटमेंट। मतलब केल्विन आपसे ये कहना चाह रहा है कि हमें वर्क कब तक मिलेगा? जब तक फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगा। और फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए जरूरी है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा हो, इसका टेम्परेचर कम हो, फ्लो हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर इसकी एनर्जी है 10 जूल, यहां तक जो एनर्जी पहुंची वो 2 जूल पहुंची, 10 जूल चली, 2 जूल कोल्ड बॉडी को पहुंची, 8 जूल कहां गए? आप बोलेंगे कि जब भी Q1 माइनस Q2 करता हूं, 10 में से 2 माइनस करता हूं, तो ये 8 जूल कन्वर्ट हो गए किसमें? वर्क में कन्वर्ट हो गए। क्या कहलाता है ना? मैं कोई ऐसा अच्छा सिस्टम बना सकता हूं कि मैं कहूं कि कोल्ड बॉडी को 2 जूल नहीं मिले, 1 जूल मिले, तो आप कहेंगे कि 2 और इसको आप कहेंगे -1, ठीक है? तो आप 2 - 1 करेंगे तो अब आपके पास जो हीट आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 9 जूल आ जाएगी। आप कहेंगे मैं इतना अच्छा सिस्टम बनाऊं कि यहां पर 0 जूल पहुंचे। कितना पहुंचा? 0 जूल। जितने 10 के 10 है वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाए? वर्क में। तो 10 - 0 तो 10 जूल, यानी सारी की सारी हॉट बॉडी से हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? ये कौन है? स्टिल केल्विन स्टेटमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इफ all the heat from the hot body is converted into the work, then how this heat flows? The very big question कि how this heat is flowing? मतलब जब तक कोल्ड बॉडी नहीं है, कोल्ड बॉडी को कोई चीज नहीं मिल रही, इसका मतलब है we don't need the cold body। हमें कोल्ड बॉडी की तो जरूरत ही नहीं है, सारी की सारी इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर सारी की सारी कन्वर्ट करते हैं फ्लो कैसे हो रहा है? तो ये नामुमकिन है। तो आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता रहा था, तो आइसोथर्मल मैंने आपको प्रोसेस बताया था। मैंने कहा वो आइडियल प्रोसेस है, सारी हीट वर्क में कन्वर्ट होती है, लेकिन मैंने आपसे कहा मसला क्या है? गलत है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि केल्विन साहब आपसे फरमा रहे हैं कि अगर सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो जो कोल्ड बॉडी CB कोल्ड बॉडी है उसकी जरूरत ही नहीं है, और अगर उसकी जरूरत नहीं हो तो ये फ्लो कैसे होगा? तो केल्विन स्टेटमेंट के मुताबिक ये नामुमकिन किस्म की बात है कि हम 100% एफिशिएंट सिस्टम बना सकें। आइडियली, प्रैक्टिकली तो छोड़ो, आइडियली, ठीक है? फिजिक्स आइडियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर ही बात करती है। आइडियली can we develop, can we create an engine that can work 100%, that has an efficiency of 100%? The answer is no, because it can violate Kelvin statement. Why Kelvin statement is violating? Because all heat is converting. If all heat is converting into the work, there is no need for the cold body. And if there is no cold body, how can heat flow? नामुमकिन है। तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी हमारी, राइट? So 100% efficient system, even ideal body की स्टेट की एफिशिएंसी भी 100% नहीं होगी। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फ्लो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी कोल्ड बॉडी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सारी सारी वर्क में कन्वर्ट कर लो, 100% एफिशिएंट फ्लो नहीं हो सकता, फ्लो हो ही नहीं सकता। तो फ्लो को जारी रखने के लिए कोल्ड बॉडी चाहिए, कोल्ड बॉडी को हीट चाहिए, चाहे वो कितनी ही कम क्यों ना हो। तो आइडियल हीट इंजन की एफिशिएंसी भी लेस देन 100 होगी। ओके, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने सारी बात कर ली किसकी? केल्विन स्टेटमेंट की बात कर ली। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, वो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको समझा दूं। क्लॉसियस स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है?
ये तो हम केल्विन स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, और ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है, Q1 - Q2। अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जा रही है तो वर्क किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। अगर मैं कोल्ड बॉडी से हीट उठा के दोबारा हॉट बॉडी को दे दूं तो वर्क किसको करना पड़ेगा? वर्क मुझे करना पड़ेगा, डेल्टा W, राइट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट आपसे ये कहती है कि अगर आप कोल्ड बॉडी से हीट उठा के दोबारा हॉट बॉडी को दे रहे हो तो वर्क अब हमें करना पड़ेगा। तो क्लॉसियस कहता है कि अगर आप कोल्ड बॉडी से हीट उठा के हॉट बॉडी को वापस भेजो और वर्क ना करो, समझ आ रही है, वर्क ना करो, तो क्या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट चली जाएगी? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, नहीं कर सकती। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट इंग्लिश में अगर हम बोले तो हम कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू पॉज हीट। ये नामुमकिन है कि हीट को पॉज, हीट का मतलब है हीट को कुछ ऐसा किया जाए टू फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट बगैर एक्सपेंडिचर खर्च किए हुए, किसके? वर्क के। विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, बगैर वर्क किए, बगैर वर्क का खर्चा किए। वर्क का मतलब है एनर्जी, एनर्जी का मतलब है बिजली देना, बिजली दे सकते हैं, वो भी एनर्जी है। किसी भी फॉर्म ऑफ वर्क को, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, मैकेनिकल हो, मैग्नेटिक हो, व्हाटएवर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट डजंट मैटर, बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। सो अगर मैं ये ना दूं, मैं वर्क ना करूं, तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक हीट चली जाएगी, नहीं जा सकती। दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। It is impossible to cause heat to flow from the hot body to the cold body without expenditure of work, बगैर वर्क का खर्चा किए। इसका मतलब है कि हमें वर्क करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो बात एक कर रही है वो दूसरी कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी चेंज के साथ। इक्वल और इक्विवेलेंट फिर कभी मैं आपसे बात कर लूंगा कि इक्वल क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है। जितना वेक्टर्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इक्वल वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है या इक्वल की टर्मिनोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करती है और इक्विवेलेंट की टर्मिनोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करती है, इसकी हम बात करेंगे इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में, राइट। तो फॉर द टाइम बीइंग मेरा ये समझ में आ गया होगा। तो ये केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट थी मेरे पास, और यहां से जाके हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट भी पढ़ ली। हमने ये भी देख लिया कि केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके, इसके बाद जो चीज है हमारे पास वो है हमारे पास हीट इंजन। सबसे पहले हीट इंजन को डेवलप करते हैं। तो हीट इंजन बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि हीट इंजन कौन सी डिवाइस होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट इंजन हम किसको बोलेंगे? हीट इंजन। हम कहते हैं एक ऐसी डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। तो एक ऐसी डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हीट इंजन। तो हीट इंजन की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। फिर हम जो हीट इंजन बनाते हैं अपनी स्टडी के लिए, उसे हम कहते हैं बेसिकली कार्नोट इंजन। ये हमारे पास हो गई किसकी डेफिनेशन? हीट इंजन की डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास हम एक हीट इंजन डेवलप करने जा रहे हैं जिसको हम आइडियल हीट इंजन कहते हैं, या उसका हमारे पास नाम है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के 5 हिस्से हमारे पास। पहला हमारे पास एक हॉट बॉडी ऑफ इंफिनिट थर्मल कैपेसिटी है। दूसरा हमारे पास कोल्ड बॉडी ऑफ इंफिनिट थर्मल कैपेसिटी है। तीसरी हमारे पास कहना चाहिए एन इंसुलेटर है। चौथा हमें कहना चाहिए कि हमारे पास ए सिलेंडर विद फिटेड पिस्टन है। वीडियो रुकी हुई है आइडियल गैस, जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। वर्किंग सब्सटेंस जो कि हमारे पास क्या होगा? आइडियल गैस होगी। ये 5 हिस्से हैं हमारे पास किसके? कार्नोट इंजन के। हॉट बॉडी हमारे पास इंफिनिट थर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि जिस तरीके से अभी मैंने केल्विन क्लॉसियस स्टेटमेंट समझाते हुए आपको बताया था कि हमारे पास क्या है कि एक हॉट बॉडी है
हॉट बॉडी कितनी हीट दे सकती है? इन्फिनिट थर्मल कैपेसिटी, जितनी चाहो हीट मांग लो हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी आपको हीट दे सकती है। तो हॉट बॉडी की जो थर्मल कैपेसिटी है वो इन्फिनिट है। तो कुछ हिस्सा वार्म में कन्वर्ट होता है, बाकी कोल्ड बॉडी को मिलता है। तो कोल्ड बॉडी कितनी हीट ले सकती है? तो कोल्ड बॉडी की थर्मल कैपेसिटी भी क्या है? इन्फिनिट है। कोल्ड बॉडी को जितना चाहो हीट कोल्ड बॉडी को दे दो, ठीक है। इंसुलेटर यानी जब हमें एडियाबैटिक प्रोसेस करवाना होता है तो हम आइसोलेट कर देते हैं अपने सिस्टम को, जो मैं पहले कह चुका हूं आइडियल गैस ही हमारा सिस्टम होती है। तो हम इंसुलेटर के जरिए ऐसा प्रोसेस करते हैं कि ना हीट अंदर जाए ना हीट बाहर। इसी तरीके से क्या एक सिलेंडर है हमारे पास जिस पर एक पिस्टन लगा हुआ है जो मूव कर रहा है, और उस सिलेंडर के अंदर जो चीज काम कर रही है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, वो हमारे पास क्या है? आइडियल गैस है। तो ये 5 हमारे पास पार्ट्स हैं किस? कार्नोट इंजन। ये कार्नोट इंजन हमने बना लिया। अब इस कार्नोट इंजन को हम वर्क करवाएंगे। जो कार्नोट इंजन की वर्किंग है वो हमारे पास कहलाती है कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल का मतलब है वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। अब कार्नोट साइकिल या वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन किन चीजों के ऊपर काम करता है? कार्नोट इंजन 4 स्टेप्स में काम करता है। देखिए आपने देखा होगा रक्षों वगैरह के पीछे लिखा होता है 4 स्ट्रोक, पुराने रक्षों के पीछे लिखा होता है 2 स्ट्रोक इंजन। हमारे मोटरसाइकिल का इंजन 4 स्ट्रोक होता है, पुरानी यामाहा मोटरसाइकिल 2 स्ट्रोक इंजन। तो ये स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? कितने स्टेप्स में साइकिल कंप्लीट होता है। तो अगर पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, जहां पर पिस्टन था घूम के दोबारा, वो पिस्टन जो मूव कर रहा है वो जहां था घूम के दोबारा वहीं पे आ जाए, ये साइकिल की कंप्लीशन है। अगर ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है 4 स्टेप में, जिसका कार्नोट इंजन कर रहा है, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन है। अगर जहां से घूम के वापस वहीं पे आ रहा है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है 2 स्टेप्स में पूरा साइकिल, तो इसको हम कहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। तो हमारे पास जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल वो 4 स्टेप्स में है। पहले को हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरे को हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरे को हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, और चौथे को हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन के कितने प्रोसेस हैं? 2। कंप्रेशन के कितने प्रोसेस हैं? 2। आइसोथर्मल प्रोसेस कितने हैं? 2। एडियाबैटिक प्रोसेस कितने हैं हमारे पास? 2। 2 एडियाबैटिक, 2 आइसोथर्मल, 2 एक्सपेंशन, 2 कंप्रेशन। ये क्या है? तो इन 4 स्टेप्स के अंदर हमारा कार्नोट इंजन अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। यहां जाके आज की क्लास को मैं एंड करूंगा। कल मैं आपको कार्नोट साइकिल पढ़ाऊंगा, तो मैं टाइम मेरे पास कम रहेगा क्लास खत्म होने में, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल आपको पढ़ाऊंगा, और कार्नोट साइकिल के बाद एफिशिएंसी के ऊपर वैसे तो मैंने बात ऑलरेडी आप लोगों से कर ली है एफिशिएंसी पे, कि एफिशिएंसी इज लेस देन 100% आइडियल इंजन की, और कार्नोट इंजन हमारे पास आइडियल इंजन है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी की, एंड दैट्स इट। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कंप्लीशन के बाद हम इसके जितने ज्यादा हो सकते हैं इस 1-2 क्लासेस में इसके हम न्यूमेरिकल, इसके हम एमसीक्यू सॉल्व कर लें, ताकि हमने जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से अच्छे हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इस दौरान अभी अगर है तो मुझे बताइए, और वरना इस क्लास को एंड करते हैं। व्हाट्सएप पे मैं देख रहा था किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, आप अपना नाम जरूर लिख दिया करें, कम से कम एक दफा अपने मैसेज में नाम लिख दे, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है। यानी आप किसी अनकैट क्लास के स्टूडेंट है या कोई दूसरा कोई आउटसाइडर है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को स्पेशल तरीके से इंटरटेन करता हूँ ना। आपको जो मैंने क्वेश्चन के जवाब देने वो लाजमी देने, और मैंने आपको जो बातें बताई मुझे पता है मैंने आपसे कौन सी बातें की हैं, तो उसी लिहाज से मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सेंड मी एन एमसीक्यू या क्वेश्चन, प्लीज राइट योर नेम सो दैट आई कैन वी नो कि कौन से स्टूडेंट था। ओके, सो अभी कोई सवाल है तो किसी का कोई सवाल नहीं है? चलिए अगर कोई क्वेश्चन है भी और अगर आप नहीं भी बोल पा रहे तो आप ऐसा करेंगे फिर मुझे व्हाट्सएप पे। तो आज की क्लास को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।